प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो आपका सेकंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका टॉपिक निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। निशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों के अस्तित्व व उनकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को समाप्त करना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व 2 विश्व युद्धों को झेल चुका है। शस्त्रीकरण की जो होड़ थी वह इन युद्धों का एक प्रमुख कारण मानी गई है। शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निशस्त्रीकरण के अनेक प्रयास हुए, लेकिन फिर भी शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों का आपसी तनाव इतना गहरा था कि निशस्त्रीकरण के जो प्रयास थे उनमें कोई विशेष या उल्लेखनीय प्रगति हम नहीं देख पाए। यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। मॉर्गेंथो ने निशस्त्रीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। निशस्त्रीकरण के लिए कई प्रयास भी किए गए क्योंकि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को समय के साथ अनुभव किया गया। शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है, असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होती है, शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है, अन्य देशों में हस्तक्षेप बढ़ता है, आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शस्त्रीकरण अनुचित है, इसलिए निशस्त्रीकरण को आवश्यक माना गया। हालांकि कुछ विद्वानों द्वारा तर्क दिया गया निशस्त्रीकरण की विपक्ष में भी कि यदि राज्यों के पास हथियार कम होंगे तो वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन बना लेंगे और बिना किसी झिझक के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। निशस्त्रीकरण से कई हजार कारखाने बंद हो जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, वैज्ञानिक और तकनीकी जो प्रगति है वह अवरुद्ध होगी। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण विश्व शांति की दिशा के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। निशस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है, स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी, एक पक्षीय भी हो सकता है, द्विपक्षीय भी। लेकिन मोटे रूप में निशस्त्रीकरण में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात निश्चित तौर पर शामिल होनी चाहिए। 2 महायुद्ध के मध्य निशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्रसंघ के भीतर भी प्रयास किए गए और राष्ट्रसंघ के बाहर भी प्रयास किए गए। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भी निशस्त्रीकरण के कई प्रयास हुए और समय के साथ, बदलती सोच के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर होती है तो कितना विनाश हो जाता है, सदियों की जो एक तरह से कहें प्रगति रुक जाती है और जो आम जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को सभी के द्वारा अनुभव किया गया और निशस्त्रीकरण के जो ठोस प्रयास हैं वे भी समय के साथ किए जाते रहे। द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए और आपका जो पाठ्यक्रम है बच्चों, उसमें विशेष रूप से निशस्त्रीकरण के लिए कुछ संधियां जो की गई है, जैसे कि सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट, पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी,
उनका उल्लेख दिया गया है और अधिकांश इन पर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इन संधियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों आप लोग याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 1963 की पीटीबीटी की। पीटीबीटी यानी कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाहरी आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, चाइना इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि का स्वागत हुआ और इसे स्थायी शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम कहा गया। इस संधि में 5 धाराएं थी, लेकिन इस संधि से परमाणु परीक्षणों से संबंधित सब समस्याएं नहीं हल हो पा रही थी, क्योंकि यह भूमिगत विस्फोटों पर रोक नहीं लगा रही थी और न ही परमाणु हथियारों का उत्पादन बंद हो रहा था। इसके बाद 1968 की ओर जब हम बढ़ते हैं, 1968 में अणु अप्रसार संधि। 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का प्रस्ताव पास किया। संघ के 112 सदस्यों में से 110 ने इसके पक्ष में मत दिया। इस संधि में भी कुछ धाराएं थी, जैसे परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण की जानकारी नहीं देंगे। परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। यह संधि 1963 की परमाणु निषेध संधि के उपरांत निशस्त्रीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम था। उसके पश्चात हम बच्चों बात करेंगे सॉल्ट टॉक्स की। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं और उपलब्धियां। सॉल्ट टॉक्स जो नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रास्त्रों को सीमित करने के मसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में वार्ता के साथ शुरू हुई। हेलसिंकी वार्ता के साथ साथ वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स की शुरुआत हुई। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब मॉस्को गए तो वहां सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर रोक लगाने से था। इसके पक्ष में कहा गया कि इससे शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। आप वास्तव में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का इसमें स्वार्थ निहित था कि आपसी शस्त्र होड़ पर होने वाले निरर्थक व्यय को रोका जाएगा। 1974 को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय आणविक आयुध परिसीमन समझौता हुआ, जिसे 1976 से लागू किया जाना निश्चित हुआ। परमाणु परीक्षण के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए इतना ही काफी नहीं था।
1976 में एक नई धारा जोड़कर इसे अधिक लाभकारी बनाया गया और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि परमाणु स्थल का निरीक्षण किया जा सकता है। सॉल्ट 2 समझौता 1979, अमेरिका और सोवियत संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस संधि का दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदन होना था। अमेरिकी कांग्रेस इस पर विचार कर रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। राष्ट्रपति कार्टर ने इसके विरोध में सॉल्ट 2 के अनुमोदन को स्थगित कर दिया और इस तरह से इसमें गतिरोध की स्थिति आ गई। इसके पश्चात जब हम महत्वपूर्ण संधियों की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे बच्चों आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। स्टार्ट 1 सामरिक हथियारों की कटौती का समझौता। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य परमाणु हथियारों की कटौती के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसके अंतर्गत शीत युद्धोत्तर विश्व में 1991 में सामरिक हथियारों की कटौती के संदर्भ में बात कही गई। इसमें महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने सामरिक हथियारों में 30% तक की कटौती का निर्णय लिया। वर्ष 2001 तक दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम किया, काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। 2009 में यह समाप्त हो गई। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं स्टार्ट 2 की, सामरिक हथियारों की कटौती का समझौता, जो 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति येल्सिन के ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों की संख्या को काफ़ी हद तक सीमित करेंगी। 3000 से 3500 की जो इन्होंने सीमित करने की निर्णय लिया। इन प्रयासों के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों की कटौती का समझौता भी सम्मिलित किया जा सकता है। स्टार्ट 2 पर हस्ताक्षर होना अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण की दिशा में एक स्मरणीय घटना है। इसका महत्व और क्षेत्र स्टार्ट 1 तथा सुप्रसिद्ध INF संधि से अधिक व्यापक है। स्टार्ट संधियों से पहले की यदि बात की जाए, 1987 में अगर हम चलें तो हम देखते हैं मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, जिसे रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर के साथ इसको गति प्रदान करी। संधि में दोनों महाशक्तियां मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने की दिशा में सहमत हुई। यह संधि आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा का पहला कदम था और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में जब शस्त्र नियंत्रण की भाषा का स्थान शस्त्र कटौती ने ले लिया। महत्वपूर्ण संधियां ये रही है निशस्त्रीकरण की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए प्रयास महाशक्तियों द्वारा किए गए हैं। अब हम बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेड ट्रीटी CTBT 1996। इसके मूल में कुछ प्रावधान ये थे कि कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कहीं भी कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। परीक्षण जो परमाणु परीक्षण थे उन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह संधि की गई। 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था, लेकिन 1995 में उसने संधि को
सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ा न मानकर सहप्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। 1996 में जेनेवा में विवादास्पद संधि के मसौदे पर विचार चलता रहा व परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध व जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था की गई। प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रावधान न होने के कारण भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसमें जब बात कहेगी कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कहीं भी कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, समग्र का अर्थ इसमें सभी देश सम्मिलित हैं, चाहे वे P5 क्यों ना हो। कोई भी देश परमाणु परीक्षण के संबंध में अन्य देशों का समर्थन नहीं करेगा। सीटीबीटी को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया था और इस संधि के किसी भाग पर विवाद को सुलझाने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दिया गया था। संधि की संकीर्णता व केवल नए विस्फोट रोकने की बात पर नए तकनीकी विकास व परमाणु शस्त्रों पर मौन होने के कारण भारत ने इसका विरोध किया। 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए। 154 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित व 45 द्वारा विधिवत अनुमोदन हुआ, लेकिन संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र, परमाणु विद्युत संयंत्र, परमाणु क्षमता उपलब्ध है, लेकिन 26 देशों ने ही अनुमोदन किया। भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने हस्ताक्षर किए, लेकिन केवल ब्रिटेन व फ्रांस ने पुष्टि भी की है। सीटीबीटी के भविष्य को बड़ा झटका लगा जब 1999 में रिपब्लिकनों के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। सीटीबीटी की प्रगति के मूल्यांकन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1999 को 6 से 8 अक्टूबर वियना में सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया से हस्ताक्षर की अपील की गई जिससे कि यह संधि लागू हो। भारत ने इस पर आपत्ति जताई। इस संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी से भी वंचित करने का प्रयास किया गया। यह संधि मूलतः दहलीज पर खड़े राज्यों के विरोध में निर्मित थी। 2000 में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन, जिसमें 5 परमाणु संपन्न शक्तियां अपने परमाणु आयुध भंडार समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। परमाणु हथियार विहीन जो देश थे उन्होंने न्यू एजेंडा कोलिएशन कहते हैं, परमाणु ताकतों से पूर्ण निशस्त्रीकरण की वचनबद्धता प्रकट करने हेतु अभियान चलाया गया उनके द्वारा, जिसमें मैक्सिको, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे देश शामिल थे। परमाणु शस्त्रों को कम करने के लिए, उसकी होड़ को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण जो कार्यक्रम है वह बहुत ही आवश्यक है। इसका अपना एक महत्व है। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु आतंकवाद के जब खतरे बढ़े, उनको रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निशस्त्रीकरण के माध्यम से अपनाई जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रूप से चिंतित है और इसी कारण से 1970 से 80 के दशक को निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। 1978, 1982, 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सम्मेलन भी आयोजित किए गए। 1998 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें सत्र में निशस्त्रीकरण मामलों पर प्रथम समिति द्वारा विचार हुआ। 1999 में सीटीबीटी के मूल्यांकन हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में सम्मेलन हुआ। इस प्रकार
बच्चों, हम कह सकते हैं कि परमाणु अस्त्र प्रसार को रोकना प्रथम आवश्यकता है। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के ध्वस्त होने से बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निशस्त्रीकरण की सफलता के अवसर और अधिक बढ़ गए हैं।